अक्स ततीमा, आबादी देह और इस तरह के और बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कागजात मांगने के लिए जाते हैं। आपको अक्स ततीमा चाहिए, आपको रेवेन्यू का कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, आपको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, किसी भी रिकॉर्ड को लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको वहां पर जब रिकॉर्ड मिलता है तो उस रिकॉर्ड को पढ़ने में आपको दिक्कत आती है। तो इस चीज को आसान करने के लिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, आसान हो समझने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए आसान हो, तो डिजिटाइजेशन के लिए, ई ऑफिस इंप्लीमेंटेशन के लिए आज रेवेन्यू विभाग ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग कि आपने जब रिपोर्ट करना है किसी जगह, जब पटवारी जाता है, गिरदावर जाता है या कुछ मामलों में नायब तहसीलदार जाते हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, उनको ये डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से चली गई है कि आप रिकॉर्ड बिल्कुल उस जुबान में तैयार करेंगे जो जुबान पढ़ी जा सके, सादा जुबान हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, लेकिन जुबान ऐसी हो जो जुबान समझी जा सके। यानी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल न करें जो किसी शख्स के लिए जिस लफ्ज को पढ़कर समझना जरा मुश्किल हो। और उन्होंने ये कहा कि जब आप कोई सर्टिफिकेट इशू करें, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड या उसकी कोई कॉपी दे किसी को, आप रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किसी को देते हैं, म्यूटेशन की कॉपी देते हैं, आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं किसी का, उस स्टेटमेंट जो भी उसने बयान दिया होता है उस बयान को भी इस तरीके से लिखें कि एक शख्स के लिए वो बयान पढ़ना आसान हो। बड़ी बार आपने देखा होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब कोई चीज लिखकर आपको देता है, उर्दू में लिखकर देता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। उर्दू जानने वाला भी उसको आसानी से समझ नहीं पाता। आपको किसी पुराने पटवारी के पास या गिरदावर के पास जाना पड़ता है उसको समझने के लिए, और वो इसलिए भी दिक्कत पैदा करता है कि कई बार आपको लगता है कि जो आपने पटवारी को कहा, गिरदावर को कहा, वही लिखा गया है। चूंकि आपको जुबान समझ में नहीं आती, इसमें आधी पर्शियन है, आधा उर्दू है, अब पर्शियन जुबान तो किसी की समझ में नहीं आती, तो जिस वक्त आप कोर्ट के सामने जाते हैं, वहां जब जज साहब पढ़ते हैं या जज साहब के वहां जब उसको पढ़ा जाता है, तब जाकर आपको यह पता चलता है कि जनाब लिखा क्या गया है। और आप भी कहते हैं जनाब ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं था, मैंने तो कुछ और कहा था। ये भी कुछ मामले सामने आए। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जब आप निशानदही करने के लिए जाते हैं, किसी स्पॉट पर आप गए निशानदही करने के लिए, जमीन की निशानदही के वक्त आपने वहां पर देखा क्या, वो रिकॉर्डिंग करने के लिए जब आप जाते हैं स्पॉट पर, तो वो प्रोसीडिंग भी अब आपको, वो निशानदही भी अब आपको उस जुबान में लिखनी है जो जुबान समझी जा सके। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, उनको भी आपको सादा जुबान में लिखना है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब आप अपडेट करने लगें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट भी बिल्कुल सादा जुबान में करें ताकि लोगों को समझ आ जाए लिखा क्या गया है। बहुत सारे लोग अब इसमें यह कहेंगे कि वक्त की हुकूमत ने पर्शियन जुबान का इस्तेमाल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए किया जा रहा था उस जुबान पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी किसी जुबान पर नहीं है। यह हकीकत है कि मैं भी उर्दू जानने वाला जब किसी वक्त रेवेन्यू का कोई कागज मांगने के लिए किसी तहसीलदार के पास या पटवारी के पास जाता हूं, वो जब मुझे रिकॉर्ड दिखाता है, जब तक वो मुझे समझाएगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो उसने लिखा क्या है। या तो वो अंग्रेजी में लिखा जाए, साफ शुद्ध अंग्रेजी में लिखा जाए तो सबको समझ में आएगा। अगर किसी की जुबान हिंदी है तो उसको हिंदी में मिलना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए, और जिसकी जुबान उर्दू है और जो पर्शियन भी समझ सकता है उसको रिकॉर्ड उर्दू और पर्शियन में मिलना चाहिए। अब आप हिसाब लगाइए, जिसने पूरी जिंदगी कभी उर्दू और पर्शियन पढ़ी नहीं, आप उसको कहते हैं कि जनाब उर्दू और पर्शियन में आप इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को पढ़िए। पूरी जिंदगी हिंदी पढ़ने वाला अपाहिज हो जाता है जब वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाता। जिस इंसान की उर्दू और हिंदी दोनों कमजोर हैं, जब उसको रिकॉर्ड उर्दू या हिंदी में मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। तो बेहतर यह है कि जिसको अंग्रेजी समझ आती है उसको रिकॉर्ड अंग्रेजी में मिल जाए, जिसको हिंदी समझ में आती है उसको रिकॉर्ड हिंदी में मिल जाए, और जिसको उर्दू समझ में आती है उसको उर्दू में मिले, और जो पर्शियन समझने वाला हो उसको पर्शियन में मिले। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट फर्द लेने के लिए जब आप जाते हैं तो उसमें भी ये कहा बाज़ाब्ता फॉर्म F1 इशू किया गया है और फॉर्म F2 इशू किया गया है। और उसके अलावा ततीमा शजरा यानी मैप लेने के लिए जब अब हिसाब लगाइए, ततीमा शजरा, मुझे कोई कहे ततीमा शजरा तो मेरी समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में कोई मैप कहेगा तो फौरन समझ में आ जाएगा। और मैप तो उसकी समझ में भी आता है जिसने हिंदी न पढ़ी, जिसकी जो हिंदी पढ़ा हुआ हो, जो पर्शियन पढ़ा हुआ हो। लेकिन ततीमा शजरा तो आपको पूछना पड़ता है किसी को क्या शजरा है। अब जैसे मैं शजरे को समझता हूं, शजरा नसब, आपके खानदान की पूरी डिटेल। अब जब उसको फैमिली ट्री कहेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जनाब पूरी फैमिली का ट्री की पूरी खानदान का
खानदान की पूरी डिटेल। तो ये कहा गया। म्यूटेशन का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर भी कहा गया कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो इनहेरिटेंस की होती हैं, सेल, गिफ्ट, रिलिंक्विशमेंट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, लीज, और इस सब की इनहेरिटेंस होती है। उसमें भी एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिया गया कि आप रिलिंक्विशमेंट म्यूटेशन कैसे तैयार करेंगे। डिमार्केशन का जहां तक ताल्लुक है, डिमार्केशन को लेकर भी कहा गया है कि म्युनिसिपल एरिया में डिमार्केशन जो है नायब तहसीलदार करेगा, प्रेफरेबली नायब तहसीलदार करेगा। और क्योंकि वहां पर लैंड कॉस्ट बहुत हाई होती है उन एरियाज में, और शिकायतों के लिए कोई वजह बाकी न रहे, तो नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी लगा दी गई है डिमार्केशन करने की। डिप्टी कमिश्नर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए भी डिमार्केशन करवा सकता है, एजेंसियां इन्वॉल्व करके, म्युनिसिपैलिटी के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ, या किसी सरकारी एजेंसी के साथ, टेक्नोक्रेट के साथ, जिसको वेरीफाई और साइन करेंगे रेवेन्यू ऑफिशियल। यानी अब ये इजाजत मिल गई है डिप्टी कमिश्नर को कि अगर वो नायब तहसीलदार की डिमार्केशन से निशानदेही से खुश नहीं है, उसको लगता गलत की गई है, तो वो डिजिटल मैपिंग का और भी जो अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उनका इस्तेमाल करके भी मैपिंग करवा सकता है। उसके अलावा एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना जो रिपोर्टिंग किसी ने की है हायरार्की में, वो भी सिंपल होगी और उसमें वजूहात बताई जाएंगी। रिकॉर्ड एनकम्बरेंसेस का जहां तक ताल्लुक है, वो भी क्यों किया आपने, किस लिए किया आपने, क्या मकसद था, वो भी तफसीली तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और तमाम रेवेन्यू के मुलाजमीन को ये कहा है कि वो अपने नाम, अपनी डेजिग्नेशन, और जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट साइन की है, सबमिट की है हायर अथॉरिटीज को, साफ तौर पर वो अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन और डेट साफ तौर पर उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब ये नहीं होगा कि आपने नाम आधा लिख दिया, आपने डेट छोड़ दी, आपने अपनी डेजिग्नेशन छोड़ दी। साफ तौर पर आपको अपना डेजिग्नेशन, डेट, ताकि पता चले रिकॉर्ड तैयार किसने किए, क्योंकि ये तमाम कमियां रिकॉर्ड्स में नजर आई हैं। उसके बाद न्यूमरल सिस्टम में भी कहा गया है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नंबर का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था एरिया रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई कितने कनाल है, कितने मरले है, उसको लेकर भी कहा गया है। पैसा कितना इन्वॉल्व है, करेंसी कितनी इन्वॉल्व है, वजन कितना है, मेजर कितना है, उसके लिए अब आज से ये कहा गया है वो इंग्लिश न्यूमरल सिस्टम होगा। ठीक है। एनेक्शर बी पैसे और करेंसी के लिए, और एनेक्शर सी मेजरमेंट के लिए, वो उसे भी अब राइज कर दिया गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो पुराने अल्फाज इस्तेमाल किए जाते, फारसी के अल्फाज या मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको समझना जरा मुश्किल था, उसके लिए भी इसी ऑर्डर के साथ में एनेक्शर एक लगा दिया गया है, जिस एनेक्शर से उसको आसान कर दिया गया है कि अब उसके लिए पहले कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी कर दिया गया है। और इन्हें फौरन कहा गया है तमाम पटवारियों को, गिरदावरों को, नायब तहसीलदारों को कि अब से आप इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो पुराने अल्फाज का इस्तेमाल अब आप बंद करेंगे। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो नंबर है वो नंबर भी अब अंग्रेजी में आ गया है। अब उर्दू के नंबर जो है वो उर्दू में नंबर इस्तेमाल नहीं होगा, पर्शियन में नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जैसे एक मरला पहले होता था, तो अब 272.25 स्क्वायर फीट या 25.293 स्क्वायर फीट लिखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक गिरा लिखते थे, वो अब 2.25 इंच हो जाएगा। एक कड़म लिखते थे, वो अब 1.69 मीटर हो जाएगा। एक स्क्वायर कम लिखते थे, वो 2.81 स्क्वायर मीटर के करीब करीब होगा। 9 सरसाई लिखते थे, मेरी समझ में भी आज तक सरसाई नहीं आया। अब मुझे आज जाकर पता चला है कि ये 25.293 स्क्वायर मीटर को कहा जाता है। एक कनाल लिखते थे, वो कनाल खत्म हो गया, 20 मरले लिखा जाएगा। एक स्क्वायर कम लिखते थे, कड़म लिखते थे, अब वो एक सरसाल लिखा जाएगा। एक स्क्वायर फीट लिखते थे, फुट लिखते थे, अब वो 0.092 स्क्वायर मीटर होगा। एक जरीब कितना है जी, एक जरीब, एक चेन, अब आज से लिखा जाएगा 55 फीट। पहले एक पुरान लिखते थे, अब 3 मरले आएगा। एक एकड़ अब 8 कनाल लिखा जाएगा। और एक फरलॉन्ग, 1 हेक्टेयर, अब 20 कनाल लिखा जाएगा। इसी तरीके से आबादी देह, उसको अब आबादी देह नहीं, रिहायशी इलाका लिखना है। आबियाना, पानी का मौसूल, टैक्स, लगान, वो लिखना पड़ेगा। अहलिया, बीवी, इसी तरीके से और भी कई अल्फाज हैं, जैसे आय मतील, वो छुट्टियां होती थी तो आय मतील लिखा जाता था पहले। अल खसूस, खसूसियत आर, इसी तरीके से अमृत, तनखेह तलब,
इस्लाह करना, तो अब अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बदल दिया गया है और ये कहा गया है कि बिल्कुल सादा अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को रेवेन्यू रिकॉर्ड समझ में आए। और ये अब तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को और रेवेन्यू के बाकी जो मुलाजमीन हैं उनको आज से ही ये करना है। ये बहुत पहले से लोगों की डिमांड थी कि जनाब जुबान जो लोग समझते हैं उसी जुबान में रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया जाए ताकि लोगों को समझ में आए वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ला रहे हैं या जिस रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो जो उनको मिला है क्या वो एन उसके मुताबिक है जो जितना उनको रिकॉर्ड मालूम है। कई बार मुझे बहुत सारे लोग मिले, बड़े बुजुर्ग मिले, वो उर्दू वाला वो एक पर्चा मेरे सामने रख देते कि जनाब जरा ये पढ़ के बताइए कि ये पटवारी साहब ने लिखा क्या है। यकीन मानिए मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा जाता था और वो पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो माफ करेंगे, लेकिन हकीकत यह जो उर्दू आप लिखते हैं वो किसी की समझ में नहीं आता। वो लिखे मूसा पढ़े खुदा वाली बात है। आप ही लिखते हैं, आप ही को पता होगा कि आप लिखते क्या हैं, किसी को वो समझ में नहीं आता। आपकी जुबान अच्छी है, आपका उर्दू का लिखावट आपकी अच्छी है, लेकिन आपकी उर्दू की लिखावट जो है वो आम आदमी की समझ में नहीं आती। वह आम आदमी के लिए समझना लगभग ना के बराबर है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज ये एक ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज ये ऑर्डर इशू किया है। ये लगभग 46 पेजों का ये पूरा लंबा चौड़ा सर्कुलर है और इस सर्कुलर में तफसीलात दी गई हैं कि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है और किन अल्फाज को इस्तेमाल करने से बचना है। बहुत बड़ा कदम है। कदम इस और है कि इससे जरा रेवेन्यू रिकॉर्ड को समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। मेरी गुजारिश तो ये भी होगी कि बेहतर ये है कि ये सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड उस जुबान में लिखा जाए जिस जुबान को पढ़ना और समझना आसान हो। जिस जुबान में ये लिखा जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड, उस जुबान में आप अगर समझना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल है।